हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गोल्ड मंत्रा एकेडमी। आज हम पढ़ाएंगे यूपी जीएस का पार्ट 3 पढ़ाएंगे। 2 पार्ट आपके हो चुके हैं। अगर आपने उन पार्ट को नहीं देखा तो पहले आप उन पार्ट को देख लीजिए, उसके बाद इसको आप देखिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो आज हम स्टार्ट करेंगे यूपी जीएस में पार्ट 3 है। तो इसका भी अभी पहला पार्ट क्या है, आपने क्या पढ़ा, भौगोलिक और राजनीतिक स्थिति। तो पहला पार्ट है और दूसरा पार्ट है, उसमें क्या बताया गया, भौगोलिक और राजनीतिक स्थिति के बारे में बताया गया है। किसके बारे में? यूपी के बारे में। तो आज हम बताएंगे कृषि के बारे में। तो कृषि से संबंधित जो आपके क्वेश्चन बनते हैं या फिर मिट्टी से संबंधित जो यूपी से क्वेश्चन बनते हैं उनकी हम चर्चा करेंगे। तो टॉपिक है आप यूपी जीएस में मृदा या कृषि, मृदा या फिर कृषि कह सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे सबसे पहले, हम सबसे पहले बात करेंगे टर्शियरी मृदा। कौन सी है? टर्शियरी मृदा। तो ये जो मिट्टी है ये पाई जाती है कहाँ पे? शिवालिक श्रेणी के आसपास, जहाँ पे कह सकते हैं आपका सिद्धार्थ नगर है, लखीमपुर खीरी है, बलरामपुर है। तो कह सकते हैं यूपी से सटे जो जिले हैं तो वहाँ पे जो मिट्टी पाई जाती है टर्शियरी मृदा पाई जाती है। और यहाँ पे जो पहाड़ों में क्या चाय की खेती भी होती है। तो क्वेश्चन अगर आप यहाँ पूछा जाए कि शिवालिक श्रेणी में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है तो आपका आंसर होगा टर्शियरी मृदा पाई जाती है। कौन सी मृदा? टर्शियरी मृदा पाई जाती है। कहाँ पे? शिवालिक श्रेणी के आसपास, शिवालिक श्रेणी के आसपास। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करेंगे तो पहला आपका है भ्रूण मृदा। तो भ्रूण मृदा जो है आपकी जो पाई जाती है ये पाई जाती है आपकी गंगा है, यमुना है। तो ये जैसे गंगा जी जब अपने जुलाई अगस्त में बाढ़ आती है उसके बाद फिर क्या है, बाढ़ कम होती है तो जो बड़े बड़े टीले बन जाते हैं। तो यहाँ में हम कह सकते हैं कि जो कछारी क्षेत्र होता है, छोटे छोटे टीले होते हैं, तो वहाँ की जो मिट्टियाँ होती हैं उसे क्या कहते हैं? भ्रूण मृदा कहते हैं। क्या कहते हैं? भ्रूण मृदा। तो कह सकते हैं कि गंगा और यमुना में जो मिट्टी के जो टीले बन जाते हैं उसे कहते हैं भ्रूण मृदा कहते हैं। फिर उसके बाद हम बात करेंगे लाल मिट्टी। तो लाल मिट्टी से क्वेश्चन ये बनेगा कि यूपी में लाल मिट्टी का जो क्षेत्रफल है ये कहाँ पे पाया जाता है। तो आपका आंसर होगा बुंदेलखंड के क्षेत्र में लाल मिट्टी का जो है ये क्षेत्रफल जो पाया जाता है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे जलोढ़। तो यूपी में जो सबसे ज़्यादा जो है जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। क्वेश्चन आएगा यूपी में किस प्रकार की मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है तो आपका आंसर क्या होगा? जलोढ़ मिट्टी होगा। क्या होगा? जलोढ़ मिट्टी। तो हम कह सकते हैं यूपी नहीं पूरे भारत में भी क्या है, अगर हम तुलना करते हैं कि कौन सी मिट्टी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है तो आपका आंसर क्या होगा? जलोढ़ मिट्टी होगा। अब यहाँ हम देखेंगे जो कृषि से संबंधित जो संस्थान है उनकी हम बात करेंगे। तो पहला है आपका राजा टोडरमल सर्वेक्षण एवं भूलेख प्रशिक्षण संस्थान। राजा टोडरमल सर्वेक्षण भूलेख प्रशिक्षण संस्थान, ये आपका है हरदोई में। कहाँ पे है? हरदोई में। आप ऐसे याद रखिएगा कि राजा टोडरमल, तो राजा टोडरमल कहाँ रहते थे? हरदोई में रहते थे। और इन्हीं से संबंधित जो आपका संस्थान बना है कहाँ पे है? हरदोई में है। तो राजा टोडरमल कहाँ के निवासी है? हरदोई। ये याद करने के लिए है। ये क्या है? याद करने के लिए है कि राजा टोडरमल कहाँ रहते थे? हरदोई में। तो इन्हीं के नाम से क्या है? राजा टोडरमल सर्वेक्षण एवं भूलेख प्रशिक्षण संस्थान हरदोई में स्थित है। अब यहाँ हम बात करेंगे जैविक खेती। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। जैविक खेती अनुसंधान संस्थान कहाँ है? ये गाजियाबाद में। कहाँ पे है? गाजियाबाद में है। तो जैविक खेती अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पे है? गाजियाबाद में है। जैविक खेती का मतलब ये होता है कि उसमें रासायनिक पदार्थों का यूज ना करके हम क्या करेंगे, देसी उपचार के माध्यम से ही क्या है उसमें हम बिना केमिकल के हम खेती करेंगे, उसे कहते हैं जैविक खेती। तो अगर यहाँ से 2 क्वेश्चन हम करंट के बता सकते हैं कि जैविक खेती से जो जैविक खेती करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? ये आपका सिक्किम बना। कौन सा बना है? सिक्किम। तो राज्य आपका सिक्किम है। अगर केंद्र शासित प्रदेश पूछा जाए तो क्या होगा? लक्षद्वीप। तो 2 करंट के क्वेश्चन होंगे कि जैविक खेती करने वाला पूर्ण रूप से भारत का पहला राज्य कौन सा होगा? आपका होगा सिक्किम होगा। क्या होगा? सिक्किम। लेकिन केंद्र शासित प्रदेश कौन सा होगा? लक्षद्वीप। क्या होगा? लक्षद्वीप। उसके बाद हम बात करेंगे भारतीय चारागाह अनुसंधान संस्थान, है ना? भारतीय चारागाह अनुसंधान संस्थान। तो यहाँ पे अनुसंधान संस्थान होगा। तो भारतीय चारागाह अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पे है? आपका झांसी में है। कहाँ पे है? आपका झांसी में। तो भारतीय चारागाह अनुसंधान संस्थान क्या होगा? अनुसंधान संस्थान।
फिर उसके बाद हम बात करेंगे प्रथम कृषि विश्वविद्यालय। अब देखिए प्रथम कृषि विश्वविद्यालय ये पंतनगर में। अब आप कहेंगे सर यूपी का जीएस पढ़ा रहे हैं, लेकिन पंतनगर कहाँ पे आता है? उत्तराखंड में आता है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि उत्तराखंड जो है बना है, ये किससे बना है? यूपी से ही कटकर बना है। तो 9 नवंबर 2000 को क्या है? उत्तराखंड यूपी से कटकर क्या है? बनाया गया है। तो उसके पहले इसकी जो स्थापना हुई थी 1960 में। कब हुई थी? तो 1960 में क्या है? प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है। कब? 1960 में पंतनगर में। उस समय पंतनगर यूपी में था, लेकिन आज की डेट में पंतनगर कहाँ है आपका? ये उत्तराखंड में। कहाँ है? उत्तराखंड। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, ठीक है। और दूसरी राजधानी क्या है? गैरसैंण। फिर उसके बाद हम बात करेंगे गोकुल पुरस्कार योजना। गोकुल पुरस्कार योजना। तो गोकुल पुरस्कार योजना का संबंध किससे है? तो ये आपको हो जाएगा दुग्ध उत्पादन। क्या हो जाएगा? दुग्ध उत्पादन हो जाएगा, ठीक है। तो इसको देखते जाइएगा ध्यान से। फिर उसके बाद हम बात करेंगे कुल पारिस्थितिकी क्षेत्र। यूपी में कुल पारिस्थितिकी क्षेत्र कितने हैं? आपके 20 है। कितने हैं? 20 है। तो कुल पारिस्थितिकी क्षेत्र आपके 20 है। आगे देखिए कुल कृषि जलवायु क्षेत्र। कुल कृषि जलवायु क्षेत्र कितने हैं? आपके 9 है। कितने हैं? 9 है। तो यहां हम देखेंगे कि पारिस्थितिकी क्षेत्र 20 और जलवायु क्षेत्र कितने हैं? ये 9। तो पूरा है कृषि जलवायु क्षेत्र। कृषि जलवायु क्षेत्र। और कुल मृदा समूह क्षेत्र ये आपके हैं 8। कितने हैं? 8 है। अब हम आगे देखेंगे तो यहाँ पे आपका लिखा है 1954 से चकबंदी योजना आरंभ हुआ, ठीक है। तो 1954 से क्या है कि चकबंदी योजना आपकी आरंभ हुई है और पूरे प्रदेश में क्या है 1958 से इसे क्या संपूर्ण यूपी में लागू कर दिया जाता है। अब ये जो कहाँ से हुआ है? कैराना तहसील। कहाँ से? कैराना तहसील। कैराना तहसील है ये आपकी मुजफ्फरनगर में। कहाँ पे है? मुजफ्फरनगर। लिख लेना आप लोग, मुजफ्फरनगर। तो आपको ये याद रखना है कि यूपी में जो है चकबंदी योजना कब से आरंभ हुई है? तो आपका आंसर होगा 1954 से। और पूरे यूपी में लागू कब से हुआ है? ये पूरे यूपी में लागू हुआ है 1958 से। और लागू करने वाला पहला तहसील ये आपका है कैराना तहसील। और ये किस जिले में है? मुजफ्फरनगर। वही मुजफ्फरनगर जो लकड़ी की नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? लकड़ी की नक्काशी के लिए। जबकि लकड़ी के खेल के लिए मेरठ प्रसिद्ध है, लेकिन लकड़ी की नक्काशी के लिए कौन है? ये आपका है मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरपुर वो बिहार में है जहां लीची अनुसंधान केंद्र है। अब हम यहाँ पे आते हैं कि 1992 और 2001। तो 1992 किसान बही योजना। 1992 में क्या है? किसान बही योजना। और 2000 में क्या है? यूपी में किसान मित्र योजना। इसको याद कैसे रखेंगे? 92 में बह गया, 92 में बह गया और एक में एक हो गया। एक में क्या हो गया? एक हो गया। तो 92 में बह गया का मतलब होगा कि 1992 में यूपी में किसान बही योजना। यूपी में किसान बही योजना 1992 में आरंभ हुआ। और 2001 में क्या है? यूपी में किसान मित्र योजना। किसान मित्र। मित्र कब होंगे? जब लोगों में एकता होगी तभी के वो क्या कहलाएंगे? मित्र कहलाएंगे। इसलिए हम याद रखेंगे मित्र, किसान मित्र योजना एक। तो एक से हम क्या हो? एक हो जाएंगे तभी हम क्या बनेंगे? मित्र बनेंगे। और 92 में क्या हो गया है? बह गए। तो 92 में बही योजना और एक में क्या है? किसान मित्र योजना। उसके बाद हम देखेंगे सीमांत कृषक। क्या है यहाँ पे? सीमांत कृषक। तो सीमांत कृषक वे किसान होते हैं जिनके पास क्या है? 1 हेक्टेयर से कम जमीन होती है, उन्हें कहते हैं सीमांत कृषक। क्या कहते हैं? 1 हेक्टेयर से कम। 1 हेक्टेयर से कम भूमि, है ना। तो 1 हेक्टेयर से कम भूमि वाले जो किसान होते हैं उन्हें कहते हैं सीमांत कृषक। क्या कहते हैं? सीमांत कृषक कहते हैं। फिर देखिए वायु मृदा अपरदन। ये सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? पश्चिमी क्षेत्र। वायु मृदा का मतलब क्या होता है? जब वायु के माध्यम से मिट्टी जो है एक स्थान से दूसरे स्थान में स्थानांतरित हो जाती है उसे कहते हैं वायु मृदा अपरदन। और भारत में सबसे ज्यादा इससे प्रभावित होने वाला जो क्षेत्र है वो आपका क्या है? यूपी का पश्चिमी क्षेत्र। यूपी का पश्चिमी क्षेत्र, ठीक है। अब हम आएंगे भारत में जो फल हैं, सब्जी हैं और इनसे संबंधित उत्पादक क्षेत्र। यानी कि यूपी में जो आपके क्षेत्र हैं, सब्जी है, कोई वस्तु है,
तो उनके लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे पहला है आपका लीची, तो लीची के लिए कौन सा स्थान यूपी में प्रसिद्ध है, तो आपका आंसर होगा सहारनपुर। क्या होगा, सहारनपुर। दूसरा क्या है आपका, मेरठ। तो लीची के लिए आपका प्रसिद्ध है सहारनपुर और मेरठ। आगे देखते हैं, पान के लिए महोबा, पान के लिए महोबा। आंवला प्रतापगढ़, आंवला क्या है, प्रतापगढ़, बहुत पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आंवला जो है प्रसिद्ध है यूपी में, कौन सा, प्रतापगढ़। कौन सा प्रतापगढ़, ये इलाहाबाद के पास वाला। आगे देखेंगे अमरूद, तो अमरूद कहाँ है, तो अमरूद के लिए जो प्रसिद्ध है प्रयागराज, जिसका पुराना नाम क्या है, इलाहाबाद। फिर आगे हम बात करेंगे केला, तो केला के लिए है प्रयागराज और कौशाम्बी। संतरा के लिए बुंदेलखंड और सहारनपुर, संतरा के लिए बुंदेलखंड और सहारनपुर। जबकि नागपुर में भी क्या है, संतरे होते हैं, और नागपुर को क्या कहते हैं, ऑरेंज सिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑरेंज सिटी कहते हैं। आलू के लिए पश्चिमी यूपी और खासकर फर्रुखाबाद, है ना। आलू के लिए जो प्रसिद्ध है वो क्या है, फर्रुखाबाद, ठीक है, और पश्चिमी यूपी। एक चीज यहाँ पे वो बताना चाहेंगे कि आलू के जो यूपी के जो आलू हैं, अगर इनको हम कर्नाटक में है या फिर यूपी के अलावा दूसरे राज्यों में हम ले जाते हैं, तो आलू के जो ब्रांड होते हैं उन्हें हम जानते हैं ताज ब्रांड के। क्वेश्चन आएगा कि यूपी के जो आलू होते हैं इनको अदर स्टेट में किस नाम से जाना जाता है, तो ताज ब्रांड के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, ताज ब्रांड। और ताज कहाँ है, आगरा में है। ताज कहाँ है, ताजमहल आपका आगरा में है। तो उससे आप सेंस लगा सकते हैं कि यूपी के जो आलू होते हैं अदर स्टेट में बेचे जाते हैं, तो वहां पे इसे कहते हैं ताज ब्रांड के नाम से। अगर ताज ब्रांड लगा है उसका मतलब होगा कि ये आलू कहाँ से आया है, ये आलू आया है आपका यूपी से। आगे देखें, नींबू जो है सबसे ज्यादा पाया जाता है यूपी में बुंदेलखंड एरिया में। नींबू जो है बुंदेलखंड एरिया में सबसे ज्यादा होता है। हल्दी और अदरक भी कहाँ होता है, ये बुंदेलखंड एरिया में होता है। कहाँ होता है, बुंदेलखंड एरिया। तो हल्दी, अदरक, नींबू ये कहाँ है, बुंदेलखंड। आगे देखते हैं, यूपी में कृषि वर्ष जो मनाया जाता है 1 जुलाई से 30 जून। यूपी में जो कृषि वर्ष मनाया जाता है 1 जुलाई से 30 जून। और यही बैंकों का क्या होता है, लेखा वर्ष भी होता है। यही क्या होता है, बैंकों का लेखा वर्ष भी होता है। जबकि भारत का जो वित्तीय वर्ष क्या होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक भारत का वित्तीय वर्ष होता है। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक वित्तीय वर्ष होता है। बैंकों का लेखा वर्ष क्या होता है, वो आपका होता है 1 जुलाई से 30 जून। ठीक उसी प्रकार यूपी में कृषि वर्ष जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक, ठीक है। अब देखिए ये ऑपरेशन फ्लड है। अब देखिए ये वीडियो पढ़ चुका है, आप सर्च करेंगे गोल मंत्रा के चैनल पे, आप डालेंगे श्वेत क्रांति बाय गोल मंत्रा एकेडमी, तो श्वेत क्रांति पूरा डिटेल में आ जाएगा। तो उसको आप देख लेंगे तो ये आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि ऑपरेशन फ्लड क्या है। तो यूपी में जो ऑपरेशन फ्लड चलाया गया है, तो ये 1973 में चलाया गया। कब चलाया गया है, 1973 में चलाया गया है। लेकिन ओवरऑल पूछे सबसे पहले कहाँ चलाया गया है, तो 1970 में कहाँ, आनंद गुजरात में चलाया गया है। और ऑपरेशन फ्लड जो सबसे पहले चलाया गया बलिया है, मेरठ है और वाराणसी है। बलिया, मेरठ और वाराणसी में। और इसका संबंध किससे है, दुग्ध उत्पादन से। किससे है, दुग्ध उत्पादन से है। तो इस प्रकार से आपका ये टॉपिक समाप्त होता है। तो आपसे विनम्र निवेदन है कि अगर आपको अच्छे से इसको याद करना है तो आप इसको 1-2 बार देखने के बाद लिखना जरूर है। और लगातार हम प्रयास रहेगा कि हम कम से कम समय में आपका यूपी का जीएस कंप्लीट करा दें। ये आपका तीसरा वीडियो होगा। बाकी प्लेलिस्ट में आपके 2 वीडियो पढ़ चुके हैं, आप उनको जाके देख सकते हैं। वीडियो कैसा लगा है दोस्तों के पास शेयर करें, कमेंट करें। और जो भी कुछ, हाँ एक टॉपिक रह गया है, तो हमारा एक वादा है कि कोई भी टॉपिक पढ़ाएंगे तो एक क्वेश्चन आपको जरूर देंगे, ठीक है। तो आज का क्वेश्चन है कि लीची अनुसंधान केंद्र कहाँ है, लीची अनुसंधान केंद्र कहाँ है। इसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे। जय हिंद, जय भारत। आप लोग इसको नोट कर सकते हैं।